हेलो फ्रेंड्स, लॉ विज़ार्ड गुरु में आपका एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। लॉ विज़ार्ड गुरु में आज हम फिर से कंपोजिशन स्कीम की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। कंपोजिशन स्कीम में फर्स्ट वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने सभी चीज़ें डिटेल में बताई थी कि कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है या कंपोजिशन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। वो आपको अपने स्तर पर सब चीज़ों को समझना होगा। मैंने काफ़ी डिफरेंसेस फ्रेंड्स आपके सामने प्रस्तुत किए थे कि किन स्तर पर कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है और किन मुद्दों पर कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। वैसे रिसेंटली फाइनेंस बजट जो हमारा देश का प्रस्तुत हुआ है, उसके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर जो आंकड़ा बोलता है वो कहते हैं कि 5 से 7% लोग ही कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं और बाकी सब लोग कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। तो सर, देश का तो ये मानना है, देश की गवर्नमेंट का जो फैक्चुअल डेटा पर बेसिस है, वो तो यही मानना है कि कंपोजिशन स्कीम में लोगों को बेनिफिट एक्चुअली कम मिल रहा है। कंपोजिशन स्कीम में लोगों को बेनिफिट कंपैरेटिवली नॉर्मल स्कीम की तुलना में कम मिल रहा है। एडवांटेजेस उसके कम है, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सर, मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आप नॉर्मल स्कीम में नहीं हैं, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और कंपोजिशन स्कीम में आपने अपने आप को रजिस्टर करा लिया। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कराने से हुआ क्या सर? मान लीजिए आप कंपोजिशन स्कीम में रहना चाहते हैं। मैंने आपसे पूछा कि सर आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एज ए बिज़नेसमैन आपकी सोच तो यही होगी कि आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ावें, विस्तृत करें। ठीक है, एक स्टेट में ही सीमित न रहें, एक स्टेट से बाहर जाके भी काम करें, तभी तो आपका बिज़नेस बढ़ पाएगा। सभी चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो। किसी डिस्ट्रिक्ट में ही हम केवल संकुचित न रह पाएँ, ठीक है, हमारे बिज़नेस को बढ़ा पाएँ। और दूसरी बात, हमारे कस्टमर बेस भी बढ़े, यानी कि जिन्हें हम सप्लाई करते हैं गुड्स की, जिनके साथ हम डील करते हैं, वो भी बढ़े ऑब्वियसली। अब सुनिए आप, यदि आप किसी गुड्स में डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उस गुड्स के रेस्पेक्ट में यदि आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं तो सर एक तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा हमने पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छे से डिफरेंसेस और बहुत अच्छे से बेनिफिट्स को मैंने एक एक चीज़ें समझाई थी। कुछ और बाकी भी हैं, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, अब आपको आईटीसी का तो बेनिफिट मिलता नहीं है सर। आप जिसे सेल कर रहे हैं, मान लीजिए वो रजिस्टर्ड पर्सन है। अब वो बंदा एज ए रजिस्टर्ड पर्सन अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहता है, अपनी ट्रेडिंग को बढ़ाना चाहता है, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है। वो यदि रजिस्टर्ड पर्सन है तो जो आगे सप्लाई करेगा, उस आगे जो उसने सप्लाई करी उस पर तो वो जीएसटी चार्ज करेगा। यस सर, बट वो आपसे परचेज कर रहा है तो उसे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो जीएसटी चार्ज करते नहीं हैं अपनी आउटपुट सप्लाई पर। आप तो कंसेशनल रेट से टैक्स लगाते हैं और आपने उसे जो इनवॉइस रेज की थी उसमें टैक्स भी नहीं चार्ज किया था, क्योंकि आपका टैक्स तो टर्नओवर के बेसिस पर होता है। हाँ, आपका टैक्स तो टर्नओवर बेसिस पर होता है। पिछले साल में यदि 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो इस साल कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर ऑप्ट किया हुआ है तो कंटिन्यू रह सकते हैं। पर ध्यान दीजिए, इस साल भी 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर पर ही आपको कंपोजिशन रेट का बेनिफिट मिलेगा। कई लोग यह समझते हैं कि पिछले साल का देखना है सर एग्रीगेट टर्नओवर, तो इस साल चाहे 200 लाख हो, 250 लाख हो, 300 लाख हो, कंपोजिशन रेट से जो 1%, 5% और 6% है, एज द केस में भी जो हमारी बिज़नेस में एप्लीकेबल होगी, उसी कंसेशनल रेट से हमें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। इस साल भी आपको जो कंपोजिशन रेट से टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा वो 150 लाख तक ही दिया जाएगा, यानी कि 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर पर ही दिया जाएगा। कंपोजिशन स्कीम में इस साल टैक्स के रिगिम में आने का क्राइटेरिया पिछले साल के टर्नओवर के बेसिस पर होता है इनफैक्ट, बट इस साल भी लिमिट
150 लाख तक आपको कंसेशनल रेट से टैक्स देने का बेनिफिट मिलेगा। यानी दोस्तों 150 लाख से ज़्यादा यदि आप इस साल टर्नओवर करते हैं ना, तो 150 से जो एक्सेस अमाउंट है उस पर आपको नॉर्मल जीएसटी की रेट से जीएसटी देना पड़ेगा। हालांकि उस एक्सेस अमाउंट पर जीएसटी जब आप दे रहे हैं तो आईटीसी का भी बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा एंड ऑल द बेनिफिट्स यू विल एबल टू गेट ऑब्टेन जो आप जीएसटी के अंदर ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ चर्चा क्या चल रही थी हमारी कि आप कंसेशनल रेट के अंदर हैं, कंपोजिशन स्कीम के अंदर है। जिस रजिस्टर पर्सन को आप सेल कर रहे हैं ना सर, पहली बात तो वह आपसे परचेस करने में इंटरेस्ट कम दिखाएगा। वो परचेस करने में इंटरेस्ट कम इसलिए दिखाएगा क्योंकि जब वो आउटपुट सेल करता है ना तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी रेट से चार्ज करता है। ओके, अब मान लीजिए उसकी आउटपुट टैक्स पर जब ये मिस्टर एक्स है, मान लीजिए एक रजिस्टर्ड पर्सन है और मिस्टर वाई यानी कि आप कंसेशनल रेट के अंदर आते हैं, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं। मैं लिख देता हूँ CS शॉर्ट में। तो सर आपने मान लीजिए इन्हें आपने सप्लाई करी, उस सप्लाई पर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज़ की सप्लाई करी। वैसे इस सप्लाई पर कंसेशनल रेट से टैक्स नहीं लगता है, ये टैक्स तो सर टोटल सप्लाई पर लगता है। बट हम मान के चलते हैं कि इन्होंने पूरे साल में इन्हें ही सप्लाई करी होगी और टोटल अमाउंट इतना था और ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं तो कंसेशनल रेट से मान लीजिए इन पर 1% टैक्स रेट लगती है। मैन्युफैक्चरर पर 1% ही टैक्स रेट है दोस्तों और इनका टैक्स बनता है 10,000। जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, ये 10,000 का बर्डन मिस्टर एक्स पर शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी कि 10,000 का जो कंपोजिशन रेट से इन्होंने टैक्स चार्ज किया है वो मिस्टर एक्स से रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये 10,000 का टैक्स जो इनकी टोटल सप्लाई पर, पूरे साल की टोटल सप्लाई पर बना है, वो डायरेक्टली इन्हें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से, अपनी ही पॉकेट से पे करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो ये शिफ्ट नहीं हो पाएगा और जब ये शिफ्ट नहीं हो पाएगा तो मिस्टर एक्स इस 10,000 का आईटीसी भी बुक नहीं कर पाएंगे। अब जब मिस्टर एक्स आगे सप्लाई करेंगे सर, तो जीएसटी से में यदि वो रजिस्टर्ड हैं तो उनका टैक्स तो सप्लाई पर लगेगा। मान लीजिए उन्होंने 1 लाख की सप्लाई करी और वो आते हैं 28% जीएसटी के रेगिम के अंदर, तो उनकी तो सर 28,000 की जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी बनेगी। क्या इसमें से ये 10,000 का आईटीसी ले पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं ले पाएंगे? यदि 10,000 का मान लीजिए आईटीसी मिल जाता तो इनकी नेट टैक्स लायबिलिटी बनती 18,000, 28,000 की बजाय 18,000। बट ये 10,000 का आईटीसी ले नहीं सकते सर। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिससे परचेज़ किया है ना, उसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है और उसने टैक्स का बर्डन भी इनके ऊपर शिफ्ट नहीं किया, इसलिए ये आईटीसी ले भी नहीं पाएंगे और इन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी आउटपुट सप्लाई पर। तो ये इनके लिए एक नुकसान वाली बात हो जाती है दोस्तों। इसलिए मिस्टर एक्स नहीं चाहेंगे कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर फॉल होने वाले या ऑप्ट करने वाले व्यक्ति से वो परचेस करें। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि मिस्टर एक्स बिज़नेस को, वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और रजिस्टर्ड हैं, इसीलिए वो आईटीसी का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं। और जब उनका इंटेंशन आईटीसी का बेनिफिट लेना का है, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली टैक्स लायबिलिटी आउटपुट पर कम होगी, जैसा हमने एग्जांपल में समझा दोस्तों, तो वो सर रजिस्टर्ड पर्सन से ही तो परचेस करेंगे, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आने वाले व्यक्ति से परचेस नहीं करेंगे। और यदि मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो सर मिस्टर वाई तो इस तरह से कभी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। वो छोटे मोटे डीलर्स को ही सप्लाई कर पाएंगे और कभी भी अपने बिज़नेस को एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, बढ़ा नहीं पाएंगे, विस्तृत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन तो उनसे कटेंगे, उनसे परचेस करेंगे नहीं। तो बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। और दूसरा नुकसान क्या है मिस्टर वाई के लिए, कि वो एक स्टेट से बाहर जाके सप्लाई भी नहीं कर सकते। दूसरे स्टेट से परचेस तो कर सकते हैं, बट एक स्टेट से बाहर जाकर सप्लाई नहीं कर सकते। तो सर उनका टर्नओवर बढ़ेगा कैसे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है सोचने वाला।
कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने से पहले। तो सर यदि आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं ना, तो इस इशू को भी एक बार एड्रेस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। ओके, और बात करें तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो कंपोजिशन स्कीम में आपको लेस मेंटेन करने पड़ेंगे। ऑडिट की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 2 करोड़ के टर्नओवर तक ऑडिट की ज़रूरत होती नहीं है, और 150 लाख तक यदि आपका टर्नओवर है तो वैसे भी आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऑडिट की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ रेस्ट्रिक्शंस की, कि कौन कौन से लोग कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स की बात करता हूँ जो सर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट ही नहीं कर सकते, कंपोजिशन स्कीम को अवेल ही नहीं कर सकते, उसका बेनिफिट ले ही नहीं सकते, उसमें फॉल हो ही नहीं सकते। सर यदि आप इन चारों गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट ही नहीं कर सकते। यदि आप पत्ती की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, PATI आपको याद रहेगा हमेशा, P फॉर पान मसाला की, A फॉर एरिएटेड वाटर, T फॉर टोबैको एंड I फॉर आइसक्रीम। इन 4 प्रोडक्ट की दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट ही नहीं कर सकते। 2 व्यक्ति और हैं जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। एक है नॉन रेजिडेंट और एक है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यानी कि नॉन रेजिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते, कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकते एज ए असेसी। अब हमने दोस्तों बात करी थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने छेड़ा था फर्स्ट लेक्चर में, आप देखिएगा। हमने कहा था कि सेक्शन 10 ओवर रूल करता है एंटायर GST एक्ट को, बट वह सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के प्रावधानों को ओवर रूल नहीं करता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरह से अप्लाई होता है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज दी हुई हैं, वो सभी डिटेल में देखिएगा। वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है। बात ये करना चाहता हूँ कि सेक्शन 10 पूरे GST एक्ट को ओवर रूल करता है, यानी कि वर्डिंग्स उसकी थी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द एंटायर GST एक्ट। चाहे GST एक्ट में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, सेक्शन 10 यानी कि कंपोजिशन लेवी स्कीम के प्रावधान सबके ऊपर लागू होंगे, हर स्थिति में लागू होंगे। पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के प्रावधान है, प्रोविजन से, उनको छोड़कर। तो वो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सर यदि आप चाहे मिस्टर जेड जो हैं वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हैं या कंपोजिशन स्कीम उन्होंने ऑप्ट फॉर कर रखी है आई मस्ट से, मिस्टर एक्स से ये परचेस करते हैं नॉर्मल, जिन्होंने नॉर्मल सप्लाई किया है और GST पे कर दिया है, क्योंकि ये नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन थे, ये नॉर्मल स्कीम में थे, इसलिए इन्होंने GST चार्ज करा और इन पर बर्डन इन्हीं से चार्ज कर गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब मिस्टर वाई जो है वो दिल्ली में रहते हैं और इन्होंने मिस्टर जेड को सप्लाई करी। अब मिस्टर वाई की सप्लाई सर उन 28 आइटम्स में से किसी एक में है जो 9 सबसेक्शन 3 में है, या तो गुड्स की या सप्लाई या सर्विसेज की। अब वो ऐसे आइटम्स हैं जिन पर रिसीवर को टैक्स पे करना पड़ता है, GST पे करना पड़ता है। तो सर चाहे मिस्टर जेड कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हैं, कंसेशनल रेट से टैक्स पे करेंगे, तो सर एक बात ध्यान रखिए, यदि RCM के अंदर गुड्स उन्हें सप्लाई किया जा रहा है तो उस पर तो उन्हें GST पे करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के प्रोविज़न है वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन पर भी एप्लीकेबल होंगे। यानी कि आप यदि रिसीवर हैं और RCM के अंदर आप पर टैक्स लाइबिलिटी GST की आ रही है तो वो तो आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उससे नहीं बच सकते आप। तो मैंने यही बात लिखी है। हालांकि आप अपनी आउटपुट सप्लाई पर कंसेशनल रेट से टैक्स दीजिए गवर्नमेंट को, ठीक है, क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। तो सर कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट होने के लिए, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने का बेनिफिट सर आउटपुट सप्लाई के लिए है। जो इनपुट पर आप परचेस कर रहे हो ना, उससे आप नहीं बच सकते, क्योंकि ये जो टैक्स है इसका बर्डन भी मिस्टर जेड पर ही डाला गया था, इन्हीं से रिकवर कर गवर्नमेंट को दिया गया था।
आरसीएम के अंदर जो जीएसटी की लायबिलिटी होगी वो भी मिस्टर जेड को ही पे करनी पड़ेगी, उससे वो नहीं बच सकते। तो ऐसा इसलिए मैंने कहा क्योंकि जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट सिंस आरसीएम अप्लाई ऑन द कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 10 चाहे ओवर रूल करता है कंप्लीट प्रोविज़न ऑफ द एक्ट को, बट सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो आरसीएम के प्रोविज़न है वो कंपोजिशन डीलर पे भी एप्लीकेबल होंगे, वो उससे नहीं बच सकते। तो ये सब चीज़ें मैंने कंपोजिशन स्कीम के बारे में आपको और आगे विस्तृत रूप से समझाया है। कुछ पॉइंट्स और बाकी रह जाएंगे या कुछ डाउट्स आपके कुछ और होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूर दोस्तों, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा और आपके सभी डाउट को रिजोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं जीएसटी और कंपनी लॉ से रिलेटेड सभी तरह के डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आपके सामने आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूँगा। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।